निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल। आज का साहित्य संसार समर्पित है खड़ी हिंदी के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु न सिर्फ एक कवि और नाटककार थे, बल्कि एक निबंधकार और व्यंग्यकार भी थे। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी के एक धनी वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि सन 1980 में काशी के विद्वानों ने उन्हें प्रदान की थी। उनके पिता गोपाल चंद्र भी एक सुप्रसिद्ध कवि थे। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में हरिश्चंद्र की माता चल बसी। हरिश्चंद्र को काव्य प्रतिभा भी अपने पिता से विरासत में मिली। 5 साल की नन्ही उम्र में बालक हरिश्चंद्र ने दोहा लिखा और अपने पिता को सुनाया। पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद दिया। मात्र 10 वर्ष की आयु में पिता का साया भी सर से उठ गया। हरिश्चंद्र ने घर में ही हिंदी, मराठी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी सीखी। 15 साल की उम्र में ही भारतेंदु ने विधिवत साहित्य सृजन शुरू कर दिया था और 18 की उम्र तक उन्होंने कवि वचन सुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन शीर्ष विद्वानों की रचनाएं भी प्रकाशित की। 20 वर्ष की उम्र में वे साहित्यिक सभा के ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। यानी उस समय उन्होंने देख लिया था कि जो निज भाषा है, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, भारतेंदु की जो मातृभाषा थी वह है अवधी और भोजपुरी का मिश्रित जो रूप है। वह थे बनारस के, लेकिन अवधी भी उनको आती थी और भोजपुरी मिश्रित भाषा है। उस समय जो काव्य रचना कर रहे थे वो ब्रजभाषा में कर रहे थे। उसके पहले जो परंपरा है साहित्य रचना की, जाहिर काव्य लिखा जा रहा था पहले हिंदी साहित्य की परंपरा में, वो ब्रजभाषा में थी। उसकी जगह उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को रचनाओं में, साहित्य में जगह दी। और भारतेंदु ने पहली बार इस खड़ी बोली का जो वह रूप था जो जनभाषा के करीब था, जिसमें अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों से भी परहेज नहीं था और संस्कृत के वे शब्द जो हमारी जनभाषा में घुल मिल गए थे, और ख़ास तौर से उसका तद्भव रूप तत्सम के अतिरिक्त उसको साहित्यिक भाषा के रूप में उन्होंने जगह देना शुरू किया भारतेंदु। और अपनी प्रेरणा से उन्होंने पूरे भारतेंदु मंडल को, और ये एक बहुत बड़ी बात थी जब उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के द्वारा स्थान मिलना शुरू हुआ। 2 दशक से भी कम समय के रचना कर्म के आधार पर हिंदी साहित्य में उनका जीवन काल उनके युग के नाम से जाना जाता है। इससे समझा जा सकता है कि तत्कालीन साहित्य पर भारतेंदु का प्रभाव किस हद तक रहा होगा। भारतेंदु जिस कालखंड में लिख रहे थे, अपने समाज से बातचीत कर रहे थे, वह संधि काल है। रीतिकाल की परंपराएं पूरी तरह मिटी नहीं थी। ऐसे में भारतेंदु ने स्वस्थ परंपरा की जमीन पर अपनी लेखनी चलाई और आधुनिकता के बीज बोए। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय था, उस समय हमारा विदेशी राज था और वो वक्त था जिस समय आप ज़बान खोल नहीं सकते थे उनके खिलाफ। और उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न केवल लिखा बल्कि खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया, जो कि खड़ी बोली मतलब जो सहज से सबको समझ में आ जाए। वो कविता की भाषा नहीं थी, वो आम बोलचाल की भाषा थी। एक तरीके से उन्होंने उसको लॉन्च किया, उस अंदाज को। और उनका जो तेवर था वो ख़ास करके एक व्यंग का जो सटायर होता है, जो व्यंग की जो चुभन होती है, उसके साथ देश के प्रति, भाषा के प्रति, व्यवस्था के प्रति उनके भीतर जो कड़वाहट थी या जो दर्द था, वो हमेशा एक व्यंग के स्वरूप में बाहर निकला। और वो नाटक करते थे बहुत। तो उनका जो नाटक होता था वो एक बैग आप देखेंगे, एकाएक देखेंगे तो आपको मतलब अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी कि वो समझ जाते अचानक से कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जब वो कहते थे, उसमें इतनी मारक क्षमता थी कि जब वो कहते हैं कि जो आपका सारा रस चूस ले, जो आपकी आंखों की नींद उड़ा दे,
जो आपको धीरे धीरे खाली कर दे, खोखला कर दे, कौन है वो? तो वो दो सखियाँ आपस में बात करें, कहती क्यों सखी साजन? नहीं, अंग्रेज़। तो ये जो एक उनका अंदाज़ था कि आपको ऐसे लेकर जा रहे हैं जैसे किसी प्रेम की तरफ को बढ़ा रहे हैं कि भाई आप नींद खो गई, नींद उड़ गई, भूख मर गई, और पता लगा नहीं नहीं ये तो अंग्रेज़ है जिन्होंने हमारी नींद उड़ा रखी है। तो ये जो इस तरह की जो एक शैली थी, वो बड़ी अलग तरह की शैली थी उनकी, और बड़ी निर्भीक शैली थी। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रतिनिधि भारतेंदु की संपादकीय पत्रकारीय प्रतिभा का नमूना कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्री बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं में मिलता है जो उन्होंने निकाली। बाला बोधिनी पत्रिका खास तौर पर स्त्रियों के लिए ही शुरू की गई थी। इसके माध्यम से हरिश्चंद्र ने स्त्री सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया। यह पत्रिका उन दिनों महिलाओं की सखी के रूप में पेश की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री पुरुष समानता के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें कही हैं, जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। भारतेंदु ने उसी समय एक पत्रिका निकाली, 1884 में वो पत्रिका निकालते थे बाला बोधिनी के नाम से, और उस पत्रिका का हर अंक में उस पत्रिका का एक मोटो होता था जो स्त्री पुरुष समानता की बात करता था। हर अंक में एक अंक का मोटो था जैसे नर नारी समहोही। एक दूसरे अंक का था कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, नर नारी ना दो इमे ना कोई विभक्ति। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने कही। उसके बाद फिर स्त्री शिक्षा पर भी उनका बहुत ज़्यादा जोर था। उन्होंने कहा कि तब तक भारत पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक स्त्रियों को भी समुचित शिक्षा नहीं दी जाएगी। और बाला बोधिनी का मुख्य जो फोकस था वो स्त्री शिक्षा को लेके था, और जितने भी स्त्रियों को लेकर उस समय नवजागरण में मुद्दे उठाए गए, जिसमें विधवा विवाह था, बाल विवाह था, सती प्रथा को समाप्त करना था, ये सारी बातें उस बाला बोधिनी में निकलती थी। तो ये दिखाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्रियों पर भी कितना ध्यान दिया। जो बात 1900 श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में आई थी, जो बात श्रृंखला की कड़ियों से एक सैद्धांतिक रूप में बाद में आगे बढ़ी और बाद में साहित्यकारों का ध्यान गया, उस तरफ भारतेंदु का ध्यान बहुत पहले ही चला गया था। तो इस आयाम को भी देखने और समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। उनके निबंधों में, उनके नाटकों में ये देखने की ज़रूरत है कि स्त्री को लेकर उन्होंने क्या और कितना कहा है। वर्ष 1873 में हरिश्चंद्र की पहली गद्य कृति वैदिक हिंसा हिंसा न भवती आई। इससे पहले 71 में उनकी कविता पुस्तिका प्रेम मलिका आ चुकी थी। इसी समय भारतेंदु ने विशाख दत्त के मशहूर नाटक मुद्रा राक्षस का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने न सिर्फ साहित्य, नाटक बल्कि इतिहास पर भी अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय अपने लेखन से दिया है। साहित्य के अलावा इतिहास पर भी उनकी नज़र गई, और यात्रा वृत्तांत तो उन्होंने लिखा ही, और 2 उनकी इतिहास से संबंधित किताबें मिलती हैं, एक कालचक्र के नाम से और दूसरा एक बादशाह दर्पण है, एक कश्मीर कुसुम है, जिसमें इतिहास से संबंधित बातों को उन्होंने लिखा है काफ़ी। कालचक्र की बात मैं यहाँ थोड़ा करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें राम के समय से लेकर विभिन्न जितने भी राजा हुए हैं उन राजाओं पर इन्होंने लिखा है कि किस तरह से कौन राजा था, उसकी क्या विशेषता थी। फिर 1873 के लिए लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली। तो ये दिखाता है कि उनका दृष्टिकोण कितना व्यापक था, और वो चाहते थे कि हिंदी में भी ज्ञान विज्ञान की बातें हों। जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी चरमोत्कर्ष पर थी। शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में ही होता था। हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम समाज और देश की दशा पर विचार किया और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से उनके खिलाफ खूब लिखा।
अब तक की जो रचनाएं हो रही थी हमारे देश में हिंदी में, वे सारी रचनाएं मध्यकाल की रीतिकालीन परंपरा की रचनाएं थी, भारतेंदु के ठीक पहले, और जो यथार्थ के धरातल की रचनाएं नहीं थी। उसमें या उन रचनाओं में आपको दिखाई पड़ेगा ज़्यादातर वैसा साहित्य जो जीवन से उस रूप में जुड़ा हुआ नहीं था। जीवन का यथार्थ, राष्ट्रीयता का जो नया बोध पैदा हो रहा था, स्त्रियों की दशा, जातिवाद का जो प्रकोप था, हालांकि भक्ति आंदोलन में आपको दिखाई पड़ता है कबीर के यहाँ, तुलसी के यहाँ, सूर, दादू, तमाम लोगों के यहाँ, मीरा के यहाँ स्त्री के संबंधी और पद, लेकिन रीतिकाल में वो चीज़ थोड़ी दब गई थी। उसको दोबारा आधुनिक काल में भारतेंदु मंडल के द्वारा ही हमारे साहित्य में उसका आगमन होता है। उनका जो बलिया भाषण है बहुत प्रसिद्ध भाषण कहलाता है। उस बलिया भाषण में उन्होंने देश की विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ आने की वकालत की थी। एक प्रसिद्ध निबंध है कि भारत की उन्नति कैसे हो, और उसमें उन्होंने भारत की उन्नति के लिए ख़ास तौर से स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इसके अलावे देसी जो हमारा उद्योग है और हमारा विदेशी जो धन है जिसके माध्यम से हमारे देश का शोषण हो रहा है, याद कीजिए 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आती है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में पुस्तक आती है। और उसके पहले हालांकि 1872 में आर.सी. दत्त की भी इतिहास की पुस्तक आती है जिसमें उन्होंने वेल्थ ड्रेन थ्योरी की बात की थी, यानी अपने देश से धन का पूरा बहिर्गमन होता जा रहा है। इस बात को भारतेंदु ने कहा अपनी कविताओं में कि भारत अंग्रेजी राज सुखसाज सजय अति भारी, पै धन विदेश चली जात है यह अति अखारी। यानी अंग्रेजी राज में पहले से सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो हमारा धन वापस चला जा रहा है विदेश में, वह बहुत खतरनाक बात है। और इसीलिए उन्होंने उस समय अपनी पत्रिका जो हरिश्चंद्र मैगजीन है उसमें विलायती कपड़ों के बहिष्कार की बात की थी, जो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से, और यह स्वदेशी आंदोलन 1905 में सारे हमारे देश के कांग्रेसी नेतृत्व कर रहा था। इस बात को भारतेंदु ने तभी कह दिया था, और ये भारतेंदु की एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। और इसलिए राष्ट्रीयता की भावना आप देखेंगे तो भारतेंदु में आपको बार बार कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी। बागवां आया सैयाद आया, हमारे लिए तो जल्लाद आया। यहाँ बागवां वो जो मुस्लिम शासन या मुगल दरबार था, और सैयाद अंग्रेजी शासन था, लेकिन दोनों को जल्लाद मानते हैं। ब्रेक के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य से जुड़े अन्य पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश आधिपत्य में लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गौरव की बात समझते थे। हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण कम हुआ था। अंग्रेजी नीति ने भारतीय साहित्य पर भी बुरा असर डाला था। भारतेंदु के लेखन में न सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना मुखरित होती है, बल्कि उनके लेखन में व्यंग्य का पुट भी मिलता है। उन्होंने आलोचना भी खूब लिखी। एक महत्वपूर्ण पक्ष है भारतेंदु का हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में पहला जो सैद्धांतिक निबंध है, उस निबंध का नाम था, वो भारतेंदु ने लिखा था, जिस निबंध का नाम था नाटक। उसमें नाटक कैसा हो, नाटकों में क्या क्या तत्व होने चाहिए, नाटक किस ढंग से खेला जाना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु बहुत बड़े खुद न केवल रचनाकार थे बल्कि वह अभिनेता भी थे। भाषा के प्रति निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। आज तक अब ये हिंदी पखवाड़े का समय शुरू होता है तो इसी से बात शुरू की जाती है। एक ऐसी पंक्ति कह देना जो कि हमेशा हमेशा के लिए सार्थक हो गई, तो उनका जो योगदान है, और ख़ास करके उस समय जिस समय की ज़बान को बहुत स्वतंत्रता नहीं मिली थी, आप कहने के लिए बहुत माकूल स्थितियाँ नहीं थी आपके पास। उस समय इतने अंदाज में, इतने तरीके से, कविता से, नाटक से, अपने चुटीले शैली से, व्यंग से उन्होंने जो कुछ कहा वो अद्भुत था। भारतीय नाट्य इतिहास में भारतेंदु का नाम हमेशा आदर से लिया जाएगा। नाटकीयता भारतेंदु के जीवन में रची बसी विशेषता थी। उनके नाटक बंदर सभा, बकरी का विलाप और अंधेर नगरी चौपट राजा हास्य, व्यंग और कटाक्ष का बेजोड़ नमूना है।
ये नाटक तब भी लोकप्रिय थे और वे आज भी खेले और सराहे जाते हैं। भारतेंदु ने कई नाटक लिखे, उसमें मौलिक नाटक भी थे, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, कई नाटक, अंधेर नगरी, कई नाटकों का उन्होंने अनुवाद भी किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ नाटकों के संदर्भ में ये है कि उस समय उन्होंने न तो परंपरागत जो नाटक की शैली होती है उसके लेखन में, उसकी प्रस्तुति में उन्होंने एक उसमें एक मौलिक पहल की, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के बाद बंगला नाटक पूरी तरह से अंग्रेजी प्रभाव में आकर उसी पाश्चात्य शैली को उन लोगों ने अपना लिया था अपनी प्रस्तुति में। और संस्कृत नाटकों की जो परंपरा थी उसमें पताका और वो सारी चीज़ें इतनी बोझिल बना देती थी कि कई बार वो नाटक हिंदी के दर्शकों के लिए बहुत बोझिल प्रतीत होने लगता था। तो उन्होंने अंग्रेजी से भी जो प्रोग्रेसिव या कह लीजिए कि प्रगतिशील चीज़ें थी अंग्रेजी नाटकों का, वो लिया और संस्कृत की अपनी जो परंपरा थी उसे भी उन्होंने ध्यान में रखा। और एक मौलिक उद्भावना नाटकों के क्षेत्र में अगर आप उनके नाटक पढ़ते हैं तो एक मौलिक बात दिखाई देती है, चाहे अंधेर नगरी हो, उसमें जीवन से, लोक से कई बातें उन्होंने लेने की कोशिश की। विशेषकर अंधेर नगरी में छोटी छोटी बातों में, इतनी छोटे छोटे वाक्यों में, छोटी छोटी उद्भावनाओं में इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है अपने नाटकों में, जो ध्यान देने की है। जैसे एक कुजड़न कहती है नाटक में अंधेर नगरी में कि हिंदुस्तान का मेवा बेर और फूट, ये दोनों फल हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो एक जो समस्या थी उस समय भारत की और भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसकी ओर संकेत उन्होंने उस के माध्यम से किया है। तो नाटक भी उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं और नाटक में ही उस समय की जो सामाजिक समस्याएं थी, जो राजनीतिक परिवेश था, उसको नाटकों के माध्यम से भी समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। अंधेर नगरी नाटक है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों से लेकर बीबी कारंत, गिरीश कर्नाड जैसे बड़े नाटककारों ने उस नाटक का मंचन किया है। तो ये देखिए कि हर कक्षा या हर उम्र, हर वर्ग, हर समय के कालखंड में अंधेर नगरी प्रासंगिक है। किसी जमींदार को ध्यान में रखकर ये नाटक लिखा गया था और अंग्रेजी राज में जितना यह नाटक प्रासंगिक था, वह नाटक आज 100 साल से ज़्यादा, 125 साल से ज़्यादा हो चुका है। आज भी देखें उस नाटक की प्रासंगिकता जस की तस बरकरार है और न केवल कथ्य के स्तर पर बल्कि शिल्प के स्तर पर, प्रयोग के स्तर पर, नाट्य संरचना के स्तर पर इस नाटक में इतना लचीलापन है कि अलग अलग लोगों ने इस नाटकों को अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से खेला, नुक्कड़ से लेकर बड़े राष्ट्रीय मंचों पर, और हर जगह ये नाटक अभूतपूर्व सफलता से मंचित होता रहा है और ये भारतेंदु की बहुत बड़ी कामयाबी रही है। व्यंग्य और कटाक्ष से भरपूर नाटकों के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे नाटक भी लिखे जिसमें समाज के लिए एक संदेश था। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी ऐसे ही कुछ नाटक हैं। सत्य हरिश्चंद्र पर कई फिल्म निर्देशकों ने फिल्में भी बनाई। ईश्वर से जो भी अंतिम प्रार्थना करनी है कर लो, जिससे मैं महाराज की आज्ञा का पालन कर सकूं। हाँ, स्वामी। हाँ? किससे प्रार्थना करो? तारा, तारा तुम और हत्या, ये तुमने क्या किया तारा? ये तुमने क्या किया? 7 जनवरी 1885 को 35 साल की छोटी सी आयु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र काल कवलित हो गए। हिंदी भाषा और साहित्य में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है।